हाँ, किसी प्रोडक्ट की सर्विस को उसकी वैल्यूएशन में क्या, मॉनेटरी वैल्यू, अच्छा, आई गेस, ओके। और बताइए जरा उसमें क्या क्या होगा वैसे, जो वैल्यूएशन होगी। उसमें इनपुट होगा, आपने बता तो दिया। इनपुट होगा, इनपुट मींस रॉ मटेरियल कह सकते, ठीक बात है। फिलहाल मैं सब्जेक्ट का नाम लिख देता हूं, और सब्जेक्ट है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज से स्टार्टिंग हो रही है इसकी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का पेपर है। थोड़ा इससे पहले आपको मालूम होगा, जो अकाउंटिंग होती है ना, अकाउंटिंग की हमारी ब्रांचें होती हैं, अकाउंटिंग की ब्रांचें होती हैं, जिसमें मेनली एक ब्रांच होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको दूसरे सर पढ़ाएंगे। एक होगी आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, जो फर्स्ट ग्रुप में होगी, जिसको भी दूसरे सर पढ़ाएंगे। एक ये वाली ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब अकाउंटिंग का क्या मतलब है, ये तो सब आप जानते ही है ना। बताओ जरा आप, ये तो फाउंडेशन में मतलब 6 महीने हो गए इनको, तो आप तो अभी अभी फ्रेश पढ़ के आए हैं, तो अकाउंटिंग का क्या मतलब है ऐसे ही बता दीजिए, जो क्रक्स निकलता है। डेफिनेशन तो बताना मत, जो भी अकाउंटिंग में मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, बताएं, आप बताएं। हम्म, अच्छा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना ही अकाउंटिंग है। ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली, हाँ ये सही बात है, बाकी भी तो बोलो ना आप, ये यही बोलती रहेंगी तो फिर कैसे काम चलेगा। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो तो सारे स्टेप्स मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं मैं, तो मैं भी बता दूंगा, लेकिन क्रक्स, ऑब्जेक्टिव, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो सब्जेक्ट को स्टडी करने का कोई फायदा नहीं है, खाली पास होने से तो बात बनेगी नहीं ना, हमें जॉब चाहिए। तो वहां तो ये टेक्निकल डेफिनेशन या थ्योरेटिकल डेफिनेशन तो पूछेंगे नहीं, वो तो क्रक्स ही पूछेंगे ना, कि जो भी आपने काम किया उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्होंने फिर भी ठीक ही बताया। यदि मैं लेमन के टर्म्स में कहूं, आम आदमी की भाषा में हिंदी में कहूं, तो अकाउंटिंग का मतलब है हिसाब किताब लगाना, है ना। हिसाब किताब किसका लगाएंगे, यदि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस बेसिकली 3 टाइप के होंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो सकता है, एक ट्रेडिंग का बिजनेस हो सकता है, और एक सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस हो सकता है ना। अच्छा, लिए सारे ऑनलाइन है बच्चे। प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। भावना पांचाल जी कह रही हैं जय श्री राम। के बाद चलो जी, तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेशन करना, कुछ ना कुछ कंप्यूट करना। गुड मॉर्निंग। कैलकुलेट करना, कुछ ना कुछ कंप्यूट करना। और क्या कंप्यूट करेंगे, स्पेशली इस वाली ब्रांच में, इस वाली ब्रांच में हम जो भी बिजनेस रन कर रहे हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो सकता है, या सर्विस का बिजनेस हो सकता है, या ट्रेडिंग का बिजनेस हो सकता है, तो हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस अकाउंटिंग, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना। आप एग्जाम देते रहेंगे, मतलब स्टडी करते जा रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। स्टडी करते हैं एक रिजल्ट लाने के लिए, ताकि क्लियर हो सके और नेक्स्ट स्टेज में आप जा सके। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करना, और साथ के साथ फाइनेंशियल पोजीशन असरटेन करना, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करना और फाइनेंशियल पोजीशन असरटेन करना। तो यदि आप बिजनेस परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं, बिजनेस परफॉर्मेंस को आप मेजर करना चाहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन आप असरटेन करना चाहते हैं,
बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन असरटेन करना चाहते हैं, तो उस पर्पस से आपको ये वाली ब्रांच रेफर करनी पड़ेगी जिसको कहा जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। समझ गए? तो बिजनेस की परफॉर्मेंस को एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन असरटेन करने के पर्पस से हमें ये ब्रांच रेफर करनी पड़ेगी, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वो सारी बातें अब हो गई हैं कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमें सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होगा, उनको रिकॉर्ड करना होगा, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करना होगा, फिर समराइज करना होगा, फिर क्या करना होगा, फिर एनालिसिस करना होगा, फिर इंटरप्रिटेशन करना होगा, फिर कम्युनिकेट करना होगा। ये सारे पॉइंट्स ठीक हैं, लेकिन क्रक्स क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? बिजनेस की परफॉर्मेंस को आप मेजर करना चाहते हैं या फाइनेंशियल पोजीशन असरटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग रेफर करनी पड़ेगी। मोटा मोटी ये बात है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, अकाउंट्स। अब आपका सीएम में, इंटर में, फर्स्ट ग्रुप में भी अकाउंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 100 मार्क्स का पेपर है, और सेकंड ग्रुप में ऑडिट के साथ है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो वहां भी अल्टीमेटली हर चैप्टर में आप करेंगे क्या? ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे, नहीं तो बैलेंस शीट तो एटलीस्ट हर चैप्टर में बनाई जाएगी, चाहे वो कंपनी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे कुछ भी हो। अब आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का इन्होंने फिर भी बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी ब्रांच है अकाउंटिंग की जिसमें जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी कॉस्ट को असरटेन करेंगे ना, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी कॉस्ट को असरटेन करेंगे। प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारी कितनी आई उसको कैलकुलेट करने के लिए, या हम सर्विस रेंडर कर रहे हैं। अब जैसे आप फ्यूचर में सीएम में बन जाएंगे, है ना, फ्यूचर में सीएम में बन जाएंगे, तो आप कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे या सर्विस रेंडर करेंगे? सर्विस रेंडर करेंगे। तो सर्विस जब आप रेंडर करते हैं तो कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आएगी ना। अब मेट्रो क्या करती है? सर्विस ही तो रेंडर करती है। हॉस्पिटल, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, कॉलेज, स्कूल, ये सब सर्विस ही तो रेंडर करते हैं। तो जब हम सर्विस रेंडर करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, तो सर्विस प्रोवाइड करने की कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आएगी, उसको कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रांच रेफर्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब जब हम सर्विस रेंडर करते हैं तो यदि हम मेट्रो हैं तो क्या क्या कॉस्ट आ सकती है? क्या क्या कॉस्ट आ सकती है? सबसे मेजर कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी, फिर ड्राइवर, कंडक्टर होता नहीं है उसमें, क्लीनिंग एक्सपेंसेस, है ना, फिर वहां पे जो स्टाफ लगे हुए हैं जो टोकन देते हैं, या और फिर सिक्योरिटी गार्ड है वहां पर, उनकी सैलरी वगैरह मिलाकर इन सब का सम करेंगे। उसके बाद उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर निकलेगा कितना किराया, भाड़ा, फेयर पैसेंजर से चार्ज किया जाना चाहिए। ये कहां पर आप डिस्कस करेंगे? ये आप डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या आपने कभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या अकाउंट्स में कोई ऐसा चैप्टर पढ़ा जिसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली हो या सर्विस प्रोवाइड करने की कॉस्ट निकाली हो? कोई ऐसा चैप्टर नहीं पढ़ा, ना तो 11th में पढ़ा आपने, ना 12th में पढ़ा, और ना ही बीकॉम फर्स्ट ईयर में या बीकॉम ऑनर्स में या फाउंडेशन में, क्योंकि वहां कॉस्टिंग थी नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट ही नहीं था। तो इसका मतलब इसका अलग काम है। वो अलग बात है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हम हिसाब किताब लगाएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग का मतलब लेमैन के टर्म्स में कह सकते हैं हिसाब किताब लगाना। तो इस ब्रांच में भी हम हिसाब किताब लगाएंगे, इस ब्रांच में भी हम हिसाब किताब लगाएंगे, लेकिन किसका हिसाब किताब लगाएंगे? यहां तो किसका हिसाब किताब लगा रहे हैं? बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं। यहां किसका हिसाब किताब लगा रहे हैं? और बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए सबसे पहले आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मतलब वो ट्रांजैक्शन जिनको मनी के टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग करनी होगी। रिकॉर्डिंग के दो पार्ट हैं, एक तो जर्नल बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज, और उसके बाद लेजर बनाएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी ये प्रोसीजर एग्जैक्टली क्या रहेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग में भी ये एग्जैक्टली प्रोसेस रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। समझ गए नहीं? इसमें भी हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होगा, उनको रिकॉर्ड करना होगा, रिकॉर्ड के बाद लेजर बनाएंगे, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट सब बनाएंगे। लेकिन यहां पर कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा?
सर आपने कहा कि ये वाला सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ाऊंगा, दूसरे सर पढ़ाएंगे, ये वाला सब्जेक्ट भी दूसरे सर पढ़ाएंगे, तो इनके बारे में क्यों बता रहे हो आप? जो आप पढ़ाओगे वो बताओ ना बेटे। एक्चुअली ये क्या है, तीनों अकाउंटिंग की ब्रांचें हैं, है ना। और ये इंस्टीट्यूट ने कहाँ डाला ये वाला सब्जेक्ट, फर्स्ट ग्रुप में या सेकंड में? तो भाई थोड़ा फर्स्ट ग्रुप के बारे में तो बताना पड़ेगा ना, तब तब तो आएंगे इस सब्जेक्ट पर। तो मैं उस पर आने वाला हूं अभी, जो मेरा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इनफैक्ट ये भी मैं पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ पिछले 12 साल से, ठीक है या नहीं। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और एक पेपर है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये मेरे पेपर रहे हैं शुरू से, जब से मैंने प्रोफेशनली पढ़ाना शुरू करा है। उससे पहले एकेडमिकली पढ़ा रहा था मैं, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। और आप कॉलेज करते हैं तो रामजस कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स पास आउट हूँ, इंस्टीट्यूट की फैकल्टी रह चुका हूँ। आपको बता देता हूँ चारों को, इनको तो मालूम ही है। सीए फाइनल लेवल पे और सीए इंटर लेवल पे। सीए में इंटर में 14th रैंक आई थी मेरी, सीए में इंटर में। खैर इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं। खैर ये सब बेकार की बातें हैं, मेन बात है जिस चीज के लिए आप आए हैं वो चीज आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं बता देता हूँ, वो चीज आपको मिलेगी, ज्यादा मिलेगी ठीक है, इतना बता सकता हूँ बस मैं। खैर तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असर्टेन, एक एक सेंटेंस में लिख लीजिए। टू असर्टेन दी टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, to ascertain the total cost of manufacturing the product, to ascertain the total cost of manufacturing the product or providing services to the customer या clients। बाकी ज्यादा डिटेल में आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। तो टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दी कस्टमर, और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दी कस्टमर्स या क्लाइंट्स हम कह सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव होगा। और जब भी हम क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट। तो आपने पढ़ा हुआ है, 30 मार्क्स में नहीं पढ़ा अकाउंट्स के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग? तो फिर आप बता क्यों नहीं रहे थे? टोटल कॉस्ट में कितने एलिमेंट हैं? ये सेल्फ पढ़ा था, तो बताइए जरा टोटल कॉस्ट के कितने एलिमेंट हैं? इतना भयानक बताएंगे आप? अरे टोटल कॉस्ट में कितने एलिमेंट होते हैं? रटने वाली बात ही नहीं है। स्वेटर पहना हुआ है आपने? हाँ सर, स्वेटर बना, स्वेटर हमारा प्रोडक्ट है, उसमें क्या लगेगा? मटेरियल, है ना। और क्या लगेगा, मतलब जो भी लगेगा, थ्रेड वगैरह, वुलन वगैरह। और क्या लगेगा? लेबर, क्योंकि जो भी मटेरियल है उसके उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। लेबर कहाँ बनाएगा प्रोडक्ट? ऑफिस में। तो फैक्ट्री में क्या करेगा वो? ऑफिस में यदि बनाएगा तो फैक्ट्री में क्या करेगा? नाचेगा, ठीक है। तो बनाएगा कहाँ पे वो? प्रोडक्ट कहाँ पे बनता है? फैक्ट्री में बनता है। तो इसका मतलब सबसे पहले पहला एलिमेंट होगा टोटल कॉस्ट का मटेरियल। वो बदलता रहेगा मटेरियल, शर्ट के केस में क्लॉथ हो जाएगा, है ना। आप चपाती बना रहे हैं, बेचने के पर्पज से होटल है, तो उसके लिए आटा और भी जो भी चीजें लगती हैं उसमें, वो सब मटेरियल है। तो मटेरियल है, और फिर क्या होगा? लेबर। और तीसरा एलिमेंट क्या होगा? मटेरियल लेबर के अलावा कुछ और एक्सपेंसेस आपको इनकर्ड करने होंगे, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, क्लीनिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी हो सकती है, इसके बिना भी तो प्रोडक्ट की कोई मतलब, ऑफिस का रेंट हो सकता है, ये सब ऑफिस का रेंट हो सकता है, ये सब। इसका मतलब टोटल कॉस्ट के आपके तीन एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट होगा मटेरियल कॉस्ट, दूसरा एलिमेंट होगा, ओहो, दूसरा एलिमेंट होगा लेबर कॉस्ट, ये मटेरियल कॉस्ट होगा, दूसरा लेबर कॉस्ट होगा, और तीसरा होगा मटेरियल और लेबर के अलावा कुछ बच जाएगा, ओवरहेड्स। क्या होगा? ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स पढ़ा था आपने? चलो जी।
तो टोटल कॉस्ट के बेसिकली 3 एलिमेंट होंगे, मटेरियल कॉस्ट होगा, लेबर कॉस्ट होगा, ओवरहेड होगा। ओवरहेड का मतलब है वो खर्चे जिनको आप आइडेंटिफाई, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया आपने कभी? ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं? डायरेक्टली ट्रेडिंग से रिलेटेड है, अच्छा। और P&L अकाउंट में इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट खर्चे कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली रिलेट, इनडायरेक्ट खर्चों को ही कलेक्टिवली टेक्निकली नाम दिया जाता है क्या? ओवरहेड्स। और ये आपने कॉस्टिंग में वहां फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पढ़ लिया आपने। इनडायरेक्ट खर्चों का सम करेंगे तो उसको ओवरहेड्स कहा जाता है। यदि मैं ये वाला सब्जेक्ट ही स्टार्ट करता तो ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताता, लेकिन अभी जरूरत नहीं है क्योंकि सर पढ़ाएंगे दूसरे वाले। तो हमें तो ये वाला ध्यान देना है यहाँ पर, वो सर बता देंगे। आप वहां यदि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो सर ने बता भी दिया होगा, नहीं तो बता देंगे। इधर आ जाते हैं अब आप। अब देखिए, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव एक्चुअली ये ही है, सब बेकार की बातें हैं बाकी। इंटर लेवल पे ये ही है, बाकी हम आगे जाएंगे फाइनल लेवल पे तो चीजें थोड़ा सा और बदल जाएंगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है असर्टेनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में 3 एलिमेंट होते हैं। ठीक है जी, तो कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया। कॉस्ट जैसी कैलकुलेट होगी, कॉस्ट में यदि हम कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड तीनों का सम कर दिया, तो क्या आ जाएगा? फिर आप निकालेंगे सेलिंग प्राइस। और ये एक ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग को स्टडी करने का। क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना, प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना, प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो 3 ऑब्जेक्टिव हो गए कॉस्ट अकाउंटिंग के, जो फाउंडेशन लेवल पर भी इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक में बताए हुए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट को असरटेन करना। किसकी कॉस्ट को? प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने की। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं उसका प्रॉफिट भी तो कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, दूसरा ऑब्जेक्टिव है असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? असर्टेनमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस हमेशा प्रोडक्ट का होगा, लेकिन सर्विसेज का कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं होगा, क्योंकि सर्विसेज सेल नहीं होती है, हमेशा प्रोवाइड की जाती है। सर्विसेज हमेशा क्या की जाती हैं? प्रोवाइड की जाती है, रेंडर की जाती हैं। ठीक है, तो सर्विसेज के लिए केस में क्या होगा? या तो फीस होगी, या टेकिंग्स होगी, या कलेक्शन होगी, ऐसा वर्ड यूज करेंगे। तो सर्विसेज के लिए क्या वर्ड यूज होगा? सेलिंग, इंस्टेड ऑफ सेलिंग प्राइस, टेकिंग्स, कलेक्शन, या फेयर, या फी। जैसे हम सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बदले में क्या लेंगे आपसे? सेल वैल्यू, सेलिंग प्राइस लेंगे। सर्विसेज कभी सेल होती ही नहीं है, वो तो प्रोवाइड की जाती है या रेंडर की जाती है। तो आपसे जो हम कलेक्ट करेंगे वो हमारे लिए टेकिंग्स हो सकती है, कलेक्शंस हो सकती हैं, या फीस कह सकते हैं। समझ गया नहीं? ये बात है। चलो, तो ये ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? कॉस्ट को असरटेन करना, प्रॉफिट असरटेन करना, सेलिंग प्राइस असरटेन करना। और फिर 2 ऑब्जेक्टिव और हैं कॉस्ट अकाउंट के, कॉस्ट अकाउंटिंग के। एक ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट को क्या करना? मिनिमाइज। क्योंकि कॉस्ट यदि आप मिनिमाइज करेंगे तभी आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव नहीं था यहाँ पर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 2 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं, बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करना, एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन असरटेन करना। बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट। फाइनेंशियल पोजीशन असरटेन करने के लिए बैलेंस शीट नॉर्मली बनाई जाती है। जबकि यहां ऑब्जेक्टिव क्या है? 5 ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर। कॉस्ट को असरटेन करना, प्रॉफिट असरटेन करना प्रोडक्ट या सर्विसेज का, सेलिंग प्राइस असरटेन करना प्रोडक्ट का, और उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को कंट्रोल करना। क्या करना? कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना। यदि कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे, कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएंगे, तो तभी तो आप क्या कर पाएंगे? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज। और फिर फाइनली डिसीजन मेकिंग। अब आते हैं अपने सब्जेक्ट पर। क्या नाम है इसका? तो आपको अकाउंटिंग के अब 2 वर्ड आपको समझ में आ गए, कम से कम एक तो आ ही गया। मैनेजमेंट तो आपको पहले से ही मालूम है। अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? अब हम कह सकते हैं अकाउंटिंग का मतलब असर्टेनमेंट, कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना, मतलब हिसाब किताब लगाना। और मैनेजमेंट वर्ड का मतलब क्या है? मैनेजमेंट का मतलब क्या है? चीजों को मैनेज करना, है ना? मैनेज करना मतलब डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट का मतलब डिसीजन मेकिंग ना। तो इसका मतलब अकाउंटिंग की
एक ऐसी ब्रांच जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, अकाउंटिंग की एक ऐसी ब्रांच जिसकी हेल्प से हम एज ए मैनेजमेंट डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है ना, एज ए मैनेजमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। एक और बात, इस सब्जेक्ट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आपको फर्स्ट ग्रुप में पढ़ने होंगे वो, और वही 4 चैप्टर फिर कहां पर आ जाते हैं, डिटेल में, थोड़ा डिटेल में, कहां पर, तो आप समझ लीजिए 40 to 45%, मतलब 40 to 45 मार्क्स के कंपैरिजन देखें तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है वो 40 to 45 मार्क्स का पोर्शन कॉस्ट अकाउंटिंग से उठकर कहां पर आ गया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये तो सच बताऊं, 2 सब्जेक्ट एक्चुअली होने ही नहीं चाहिए थे। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए था, ये दोनों सीए इंटर में दोनों सब्जेक्ट एक साथ हैं ये, और सब्जेक्ट का नाम क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 100 मार्क्स का पेपर है। लेकिन हमारा सीएम इंस्टीट्यूट क्या है, तो दिखाता है, चाहता है कि थोड़ा हम दूसरों से अलग हैं। दूसरों से अलग दिखाने के लिए इंस्टीट्यूट ने क्या करा, इस सब्जेक्ट को अलग कर दिया, इस सब्जेक्ट को अलग कर दिया। इस सब्जेक्ट में जो कॉस्ट अकाउंटिंग में 3 to 4 चैप्टर्स हैं, जैसा मैं बताऊंगा अभी, मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। आपको ये चैप्टर के नाम समझ में नहीं आएंगे, डोंट वरी। तो ये जो 4 चैप्टर हैं वो एग्जैक्टली कहां उठकर आ गए हैं, और उन 4 चैप्टर की वेटेज कितनी है मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो 40 to 50 मार्क्स की वेटेज है इन्हीं 4 चैप्टर्स की, समझ रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वैसा ही है जैसे आपने फर्स्ट ग्रुप में ओवरहेड पढ़ा था, है ना, वैसा ही है बिल्कुल। तो 4 चैप्टर की वेटेज है। यहां पर थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है, एडवांस है, हल्का सा एडवांस है, लेकिन इतना एडवांस है कि जमीन आसमान का फर्क तो नहीं है, लेकिन है। तो 4 चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग के कहां पर आपको स्टडी करने पड़ेंगे, अगेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, और उन 4 चैप्टर्स की वेटेज कितनी है, 40 to 50 मार्क्स के बीच में वेटेज है, 100 मार्क्स में से 40 to 50, सही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम तो मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट को स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ा सा क्या बताना होगा, कॉस्टिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स बताने होंगे, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट आपस में कोरिलेट करते हैं, इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट है, समझ गए नहीं। चलिए आगे कुछ क्लियर हुआ या नहीं, चलो जी, अब बता पाएंगे आराम से कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या सर्टेन करते हैं, कॉस्ट, हाँ, जो जो पहला पार्ट है वो बताए ना, प्रॉफिट तो बाद में आएगा, पहले कॉस्ट असरटेन होगी। ये मैंने पेन बनाया, तो सबसे पहले मैं इस पेन की कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाहूंगा, फिर इसका, इसमें प्रॉफिट ऐड करूंगा, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करूंगा, फिर सेलिंग प्राइस निकलेगा और मार्केट में इसको सेल कर दूंगा और फिर प्रॉफिट कमा लूंगा। यही ऑब्जेक्टिव होगा मेरा। अब मुझे कॉस्ट असरटेन करनी है, प्रॉफिट असरटेन करना है, सेलिंग प्राइस असरटेन करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है। ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, कॉस्ट अकाउंटिंग के। चलो जी, अब आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट पर और इसमें थोड़ा लिखते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आपका थोड़ा बैकग्राउंड तैयार हो गया 20 to 25 मिनट्स में। मैनेजमेंट अकाउंट 100 मार्क्स का पेपर है और थोड़ा ट्रिकी पेपर है, ट्रिकी। यदि आपने लॉजिकली नहीं किया तो भाई आप आधे अधूरे क्वेश्चन करके आएंगे, इसके पूरे सॉल्व नहीं होंगे। तो इसलिए लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली आपको साउंड होना पड़ेगा इस पेपर में, और हल्की फुल्की डिसीजन मेकिंग करनी हो, रटने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। तो देखिए, तो आपको अभी 20-25 मिनट में समझ में भी आ गया होगा कि फाउंडेशन से इंटर में जब आप आ गए तो पढ़ने के तरीके में भी कुछ लग रहा है चेंज सा 20-25 मिनट में, कि हम रटने पर फोकस नहीं कर रहे, फॉर्मेट पे फोकस नहीं कर रहे कि ये ट्रेडिंग अकाउंट का ये फॉर्मेट है, ये चीजें आएंगी, ये चीजें आएंगी, उस पे फोकस नहीं कर रहे। हमें थोड़ा सा अपने तरीके को भी चेंज करना पड़ेगा, वे ऑफ स्टडिंग थोड़ा चेंज करनी होगी, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। खैर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो आप लिखेगा
इट इज, यहां से शुरुआत करो भाई सब बच्चे, इट इज अ ब्रांच, इट इज अ ब्रांच ऑफ, इट इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, इट इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है एक्चुअली? ब्रांच है। इट इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which helps which helps the which helps the management in decision making, which helps the management in decision making. It is a branch of accounting, जैसा अभी आपने देखा भी, ये ब्रांच है एक्चुअली अकाउंटिंग की, विच हेल्प्स द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हम डिसीजन मेकर भी कह सकते हैं। So it is a branch of accounting which helps the management या decision maker in decision making। आगे, for the purpose of, ये एक इंपॉर्टेंट बात आएगी आपके सामने, for the purpose of decision making, for the purpose of decision making, we as management, we as management, we as management are required to for the purpose of decision making, we as management are required to segregate the total cost, we are required to segregate the total cost into वेरिएबल कॉस्ट और इसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट। एक हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी और दूसरी फिक्स्ड कॉस्ट होगी। तो मैनेजमेंट के रूप में हमें टोटल कॉस्ट को क्या करना होगा बेटे बताओ? मैनेजमेंट के रूप में टोटल कॉस्ट को हमें सेग्रीगेट करना होगा। टोटल कॉस्ट को क्या करना होगा? सेग्रीगेट करना होगा। किस में सेग्रीगेट करना होगा? वेरिएबल कॉस्ट में और फिक्स कॉस्ट में। अरे सर ये तो बड़ी नाइंसाफी कर दी आपने। मैंने कहा क्या? अभी तो आप कह रहे थे टोटल कॉस्ट के कितने एलिमेंट होंगे? मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, और जैसे ही आपने स्टार्टिंग करी आप तो बदल गए। बेटे बदलने की बात नहीं है, जैसे मैंने कहा कि भाई हमें पहले क्या करना होगा? इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा स्टडी करना होगा, इस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट थोड़ा डेवलप करने पड़ेंगे, फिर हम किस पर आएंगे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर। लेकिन अब हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास अटेंड करी है, तो जो सर हैं वो क्या करते हैं? वो आपको बेसिक बातें बताएंगे इस सब्जेक्ट के बारे में। और ऑब्वियस सी बात है, वैसा मैं टीचर भी नहीं हूं और ना ही होना चाहिए कि आया और कर दिया शुरू, चलो बच्चों ये चैप्टर शुरू हो गया, करो फटाफट चैप्टर शुरू कर दो। उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि पहले सब्जेक्ट का थोड़ा सा फील तो करें कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव एक्चुअली क्या है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर्स हमें खत्म करने और आपको मुझे पढ़ाना है बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं। अब इंटर में आप आ गए हैं, तो इंटर के बाद आपको क्या करनी होगी? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, और इंटरव्यू में आपको रटे रटाई क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं वो, तो वहां तो क्रक्स पूछा जाएगा, है ना। चलो ये ट्रेनिंग जैसे तैसे मिल भी गई, जब आप सीएम में क्वालिफाई कर लेंगे, यदि आपका रटने का तरीका होगा तो सीएम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे आप, और फिर आगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो ये ही तरीका रखना पड़ेगा। मुझे अब बताना पड़ेगा कि जब हमें खाली कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, क्या करनी है? इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में कैलकुलेट करना चाहता हूं, इस प्रोडक्ट का मैं सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना चाहता हूं, खाली कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, खाली सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेशन कैलकुलेशन पर्पस से टोटल कॉस्ट को कैलकुलेशन पर्पस से कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? खाली कैलकुलेशन और कुछ नहीं। मतलब इस ये प्रोडक्ट हमारा बना, इसकी कॉस्ट कितनी है ये निकालनी है, इसका सेलिंग प्राइस कितना है ये निकालना है, इसका प्रॉफिट कितना है ये निकालना है। ये प्रोडक्ट हमने बना दिया, इसकी कॉस्ट कितनी है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, जस्ट क्या करना है? टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो जब हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है केवल क्लैरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो हमें टोटल कॉस्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। लेकिन जब हम डिसीजन मेकर बन जाएंगे, मैनेजमेंट बन जाएंगे, तो मैनेजमेंट के पर्पस से, डिसीजन मेकर के पर्पस से हम टोटल कॉस्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन करनी होगी डिसीजन मेकिंग पर्पस से, लेकिन हमें जो कोर कैलकुलेशन है वो करनी नहीं है। तो जब हम डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं तो डिसीजन मेकिंग पर्पस से कॉस्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और ये आपने सुना भी है पहले, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है। पहले तो एक बात समझ में आ गई, जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो तीन एलिमेंट होंगे कॉस्ट के, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। जब हम केवल कैलकुलेशन करना चाहते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, सर्विस प्रोवाइड करने की कॉस्ट कितनी है, इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स चेक करेंगे। और जब हम क्या करते हैं डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग पर्पस से टोटल कॉस्ट के कितने पार्ट्स करेंगे, दो पार्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। फिक्स का मतलब क्या है, मतलब फिक्स्ड है, ढीठ, जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। फिक्स का मतलब जैसे रेंट, आप चाहे रेंटेड बिल्डिंग को यूज करें या ना करें, लैंडलॉर्ड को तो आपको मंथ के एंड में रेंट देना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आपकी बिल्डिंग का यूज नहीं करा उतने अच्छे से तो हाफ रेंट ले लीजिए, ऐसा नहीं कह सकते। रेंट हमारा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। इसका मतलब हम बिल्डिंग का यूज करें या ना करें, रेंट तो हमें किसी भी कीमत पर देना पड़ेगा। तो वो हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा फिक्स कॉस्ट का। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या है, जो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जो क्या हो रही है ना। वेरिएबल का मतलब क्या है, जो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है ना, वेरिएबल का मतलब क्या है, जो चेंज हो रही है। अब चेंज किसके हिसाब से होगी, जीरो यूनिट बना रहे हैं कोई कॉस्ट नहीं आएगी, जीरो यूनिट बना रहे हैं कोई कॉस्ट नहीं आएगी, ज्यादा यूनिट बना रहे हैं कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होगी, कम बना रहे हैं थोड़ा कम होगी, और ज्यादा बना रहे हैं तो और ज्यादा कॉस्ट हो जाएगी। तो वही कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। वो कौन सी कॉस्ट है, मैं लिखवाऊंगा, अरे टेंशन ना लो, मैं बहुत सब कुछ लिखवा देता हूँ यार, तुम मेरी बातें सुनो। तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। वो कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। जैसे शर्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉटन, फैब्रिक कह सकते हैं, कॉटन कह सकते हैं, क्लोथ कह सकते हैं, चाहिए नहीं चाहिए। अब जीरो शर्ट बना रहे हैं तो कॉटन कितना लगेगा, लगेगा ही नहीं सर। लेकिन एक शर्ट बना रहे हैं तो हो सकता है, मान लेते हैं 4 मीटर कॉटन लगता है और 100 रुपीज का आता है, तो कितना हो जाएगा, 400 रुपीज। दो शर्ट बनाएंगे, तीन शर्ट बनाएंगे, चार शर्ट बनाएंगे, पांच शर्ट बनाएंगे, तो कुछ पैटर्न नजर आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है बताना। हाँ, जैसे जैसे यूनिट्स बन रही है, बढ़ रही है, उसी प्रपोर्शन में हमारी कॉटन की कॉस्ट, फैब्रिक की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ क्लोथ भी बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे यूनिट कम हो रही है कॉस्ट भी क्या हो रही है, कम हो रही है ना। और नहीं बना रहे हैं तो जीरो होगी, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ फैब्रिक, कॉस्ट ऑफ क्लोथ किसका एग्जाम्पल है, वेरिएबल कॉस्ट का है। इसका एग्जाम्पल है, वेरिएबल कॉस्ट का एग्जाम्पल है। इसका मतलब यदि हम जीरो शर्ट बनाते हैं तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी सर, जीरो। हम जीरो शर्ट बनाएं, ज्यादा शर्ट बनाएं फैक्ट्री में, रेंट पर, उस पर रेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो फिक्स कॉस्ट है उसका यूनिट से कोई लेना देना लग रहा है, नहीं, फिक्स कॉस्ट का यूनिट से कोई लेना देना लग रहा है। अरे यूनिट कम बनाएं ज्यादा बनाएं, सिंगल शिफ्ट में काम करें फैक्ट्री में, डबल शिफ्ट में काम करें फैक्ट्री में, रेंट पर कोई एज सच इंपैक्ट नहीं आ रहा है। तो फिक्स कॉस्ट किसके हिसाब से इनकर्ड हो रही है, पीरियड के हिसाब से। रेंट क्या हर दिन दे के आएंगे लैंडलॉर्ड को, दुकान खोलने से पहले रेंट देंगे, ऐसा थोड़ी है। वो तो एक पीरियड होगा, ओवर पीरियड जैसी ओवर होगा उसके बाद हम उसको रेंट दे देंगे। तो रेंट जो फिक्स कॉस्ट है वो पीरियड के अकॉर्डिंग इनकर्ड हो रही है, इसीलिए उसका दूसरा नाम क्या है, पीरियड कॉस्ट है। इसीलिए उसका दूसरा नाम क्या है फिक्स कॉस्ट का, पीरियड कॉस्ट। अब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर। वेरिएबल कॉस्ट किसके अकॉर्डिंग इनकर्ड हो रही है, जीरो यूनिट बना रहे हैं तो जीरो वेरिएबल कॉस्ट होगी, मतलब कॉस्ट ऑफ क्लोथ जीरो होगी। एक शर्ट बना रहे हैं, शर्ट का मतलब प्रोडक्ट, यूनिट, 1 यूनिट बन रही है प्रोडक्ट की तो कुछ कॉस्ट आ रही है 400, 2 यूनिट्स बनेगी ऐसे सोचो तो 800, 3 यूनिट बनेगी तो
1200, 4 यूनिट बनेंगी तो 1600, 5 यूनिट्स बनाएंगे तो 2000 आ जाएगी। तो इसका मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट है वो किसके अकॉर्डिंग इनकर्ड हो रही है? फिक्स कॉस्ट तो समझ गए, पीरियड के अकॉर्डिंग इनकर्ड होगी। जैसे रेंट फिक्स कॉस्ट है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम भी क्या है? स्कूटी का इंश्योरेंस कराते हैं ना, अरे बोलो स्कूटी का इंश्योरेंस कराते हैं तो क्या जितना किलोमीटर आप चल रहे हैं उसके हिसाब से कराएंगे अब, या पूरे साल के हिसाब से होता है? वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलाएं या ना चलाएं, ज्यादा चलाएं कम चलाएं नहीं चलाएं, इंश्योरेंस तो आपको पे करना पड़ेगा, वो फिक्स कॉस्ट है। इसका मतलब इंश्योरेंस जो फिक्स कॉस्ट है वो पीरियड के अकॉर्डिंग इनकर्ड होती है, इसीलिए उसको पीरियोडिक कॉस्ट भी कहा। जबकि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो यूनिट के हिसाब से इनकर्ड हो रही है, यूनिट बना रहे हैं तो आएगी, नहीं बना रहे हैं तो नहीं इनकर्ड होगी। तो इसका मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कौन सी कॉस्ट है? वो कॉस्ट है जो यूनिट्स के अकॉर्डिंग इनकर्ड होती है। कम यूनिट बनेगी वेरिएबल कॉस्ट कम, ज्यादा बनेगी ज्यादा, नहीं बनेगी जीरो। ठीक है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट है। बस इसी बात को हम लिखते हैं आगे। तो कुछ क्लियर हुआ यहां तक? अभी लिखिए अब आप आगे। तो मैं इसी में वेरिएबल कॉस्ट के बारे में लिखता हूं जो कि हर चैप्टर में काम आएगा। 3 जगह काम आएगा ये जो मैं आज बेसिक बातें बता रहा हूं ना, बेसिक तो है लेकिन 3 जगह काम आएगा और क्वेश्चन में तीनों पेपर में आ सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी। नहीं अकाउंटिंग में नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक और पेपर है वो पढ़ाऊंगा मैं आपको सेकंड ग्रुप में, उसकी एक क्लास हो चुकी है। वेरिएबल कॉस्ट लिखिए भाई, सब लिखना। दी कॉस्ट, अब मैं क्या करूं? अब ये सोच रहे होंगे ये तो हमारे को वहां बता दिया, अब क्या करूं भाई? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी ये चीज एज इट इज आएगी काम। अब मैं वहां ही बता चुका हूं आपको, लेकिन कुछ नहीं कर सकता मैं, तो मैं इन बच्चों को ये नहीं कर सकता वहां बताया तो मत पढ़ो फिर। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट, दी कॉस्ट, the cost which is incurred, the cost which is incurred according to number of units produced, the cost which is incurred according to number of units produced, the cost which is incurred according to number of units produced is referred as variable cost, referred as variable cost. Variable cost is also known as product cost. Variable cost is also known as product cost. Variable cost is also known as product cost, क्योंकि ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इनकर्ड होती है। ये किसके अकॉर्डिंग इनकर्ड होती है? ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इनकर्ड होती है, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। ये वेरिएबल कॉस्ट की हमारी बात हो गई। ये किसकी बात हो गई? ये वेरिएबल कॉस्ट की बात हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल कॉस्ट is having two features। जितने आप सारे बच्चे देख रहे हैं नेक्स्ट क्लास में ऑनलाइन आ जाना, ठीक है? मुझे बुला लिया सर्दी में आपने। वेरिएबल कॉस्ट इज हैविंग टू फीचर्स, ठीक है भाई? हर्षित और जितने भी सारे बच्चे हैं ऑनलाइन आ जाना। आज वैसे बीकॉम का भी एग्जाम है क्या? ऑफलाइन होगा? अरे उल्टा बताएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा ना, इसलिए। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट इज हैविंग टू फीचर्स। जल्दी हम उल्टी बात बताते हैं तो इंसान को जल्दी समझ में आ जाता है, सीधी बात आती नहीं है ना। ठीक है बेटे, तो वेरिएबल कॉस्ट इज हैविंग टू फीचर्स। ये कौन कौन से फीचर्स है? पहला, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट remains
कांस्टेंट या सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन क्या मतलब है इसका भी थोड़ी देर बाद बताएंगे। दूसरा फीचर प्लस आ रहा है यहां पर, इसका मतलब ये दोनों फीचर एक साथ अप्लाई होंगे तब हम कहेंगे कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट इन टोटलिटी, वेरिएबल कॉस्ट इन टोटलिटी varies according to number of units produced, according to number of units produced. Variable cost per unit remains constant या same at all levels of production, plus variable cost in totality varies according to number of units. ये दो फीचर्स हैं, इसके लिए मैं अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? प्रोडक्ट हम कब बनाएंगे? एक शर्ट बना रहे हैं अभी हम। अरे सर्दी में शर्ट कौन पहन रहा है? हम एक शर्ट बना रहे हैं और जब डिमांड आएगी, गर्मी आ जाएंगी तो शर्ट उस केस में ज्यादा बनाएंगे। पहले साइन कर लो फिर बात करते हैं। कर लो साइन। तो मैं ये कह रहा था दो फीचर्स हैं इसके, ये दो फीचर्स आप हमेशा ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ग्रुप में हर जगह काम आएगा, इनफैक्ट हर जगह काम आएगा और तीनों पेपर में काम आएगा। तीनों पेपर में काम आएगा। ये वाले जो मैंने हाईलाइट किया है पोर्शन, ये तीनों पेपर में काम आएगा। रटने से बात बनेगी नहीं, आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा। जितना मैंने लिखवाया इसको छोड़कर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। हाँ हाँ, अभी मेरी बात पूरी हो गई? मेरी बात होगी पूरी? नहीं ना, ये बात। तो एग्जाम्पल, वन शर्ट बना रहे हैं, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसी को लेंगे। वन शर्ट बना रहे हैं, फिर सेकंड शर्ट बना रहे हैं, फर्स्ट शर्ट बना रहे हैं, सेकंड शर्ट बना रहे हैं, थर्ड शर्ट बना रहे हैं, मान लेते हैं फोर्थ शर्ट बनाएंगे, एक और शर्ट बनाएंगे। इस तरीके से समझ लीजिए। मान लेते हैं फिर 10 शर्ट्स बनाएंगे। ऐसे लिखिए, वन शर्ट टू शर्ट्स, इस तरीके से लिखिएगा। फिर मान लेते हैं 10 शर्ट्स, फिर इस तरीके से लिखेगा 20 शर्ट्स। ठीक है, शर्ट्स को बनाने में दीवार ना कागज की है, गिर जाएगी। हाँ, कागज की दीवारें हैं, प्लीज दीवार का सहारा ना लें। वन शर्ट टू शर्ट्स 10 शर्ट्स और 20 शर्ट्स। ठीक है, वन शर्ट टू शर्ट्स 10 शर्ट्स 20 शर्ट्स। मान लेते हैं एक शर्ट को बनाने में लगभग कितना मीटर कपड़ा लग जाएगा? 5 मानते हैं सीधा सीधा, और 1 मीटर कपड़ा कितने का है? 100 रुपए का मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कॉस्ट ऑफ क्लोथ्स, फैब्रिक भी मैं कह सकता हूं। सीधी सी बात है, एक शर्ट में कितना मीटर कपड़ा लगेगा? 1 मीटर कपड़ा कितने का आ रहा है? तो ये तो बहुत ही आसान हुआ। अरे सर अभी आपने एग्जाम्पल में यही तो बताया था, बस 4 मीटर की जगह 5 कर दिया आपने। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अब 2 शर्ट बनाएंगे तो कितना मीटर कपड़ा लगेगा? बोलो, 2 शर्ट बनाएंगे तो कितना मीटर कपड़ा लगेगा? 10 मीटर। पूछ रही है बता रही है? देखो बता रही है ये। तो कितना आएगा? अरे बताओ ना, 1000 आएगा। फिर बता दीजिए मुझे, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ऐसे ही होगा या मैं कुछ अपनी तरफ से रॉकेट साइंस के रूप में कुछ लिख रहा हूं भैया, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। ऐसे ही होगा, प्रैक्टिकली ऐसे ही होगा। और फिर कितनी शर्ट्स हैं? 10 शर्ट्स। तो 10 शर्ट्स में कितना लगेगा? सर एक शर्ट में 5 मीटर कपड़ा लग रहा है, 10 शर्ट्स बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है 50 मीटर्स। और 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट कितनी है? कितना आ गया?
5,000। अरे सर 20 शर्ट बना रहे हैं, अच्छा अच्छा। और शर्ट एक जैसी है, कभी आप सोचें सर बच्चे की भी तो शर्ट हो सकती है, उसमें तो कम लगेगा, लेकिन फिलहाल अभी मान रहे हैं सेम है। 5 मीटर्स इंटू में कितना, 20 शर्ट्स इंटू रुपीज कितना करेंगे, 100। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, हाँ तो बताओ जरा कितना आएगा। 10,000 रुपीज आ गया। अब जरा देखो क्या फर्क है, ये कौन सी कॉस्ट है, क्लोथ की कॉस्ट है, ये टोटलिटी में क्या कर रही है, टोटलिटी में। अच्छा टोटलिटी में क्या कर रही है, ये वेरी कर रही है या सेम है, मैं कह रहा हूं टोटलिटी में वेरी कर रही है सेम है। अरे सर वेरी तो कर रही है, ऐसे हैरान होके मैं पूछ सकता हूं आपसे, ये वेरी तो कर रही है, आपने सही तो बताया। तो जैसे ही मैंने पूछा वेरी कर रही है, फिर आप कंफ्यूज हो गए कि सच में वेरी कर रही है नहीं कर रही है, सच में कर रही है। 500 और फिर 1000 और फिर 5000 और फिर 10,000, तो ये वेरिएबल ही तो है, मतलब वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, टोटलिटी में चेंज हो रही है, लेकिन टोटलिटी में तो चेंज हो रही है, लेकिन 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 पर यूनिट क्या है, वेरी कर रही है पर यूनिट वेरी कर रही है, और टोटलिटी में क्या कर रही है। तो इसका मतलब ये कौन सी कॉस्ट हुई, इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ क्लोथ है वो कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। क्यों भाई, क्योंकि टोटलिटी में जो कॉस्ट चेंज होती है पर यूनिट क्या रहती है, सेम। किसी भी लेवल पे आप चेक कर लो, 200 शर्ट बनाएंगे तब भी कपड़े की कॉस्ट कितनी होगी या नहीं। तो आप बताओ, जो आप पूछ रहे थे उसका आंसर मिल गया आपको या नहीं, लिखा देखो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट या सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, और वेरिएबल कॉस्ट इन टोटलिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, दैट्स इट। चलो जी, अब नोट कर लीजिए, मेरी क्लास में आपको ना सच बता रहा हूं मैं, आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाए, बहुत रेयर चांस में आपके डाउट आएंगे फिर भी, लेकिन बीच में नहीं, जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाए तब तक आपके डाउट रह सकते हैं, मेरी बात पूरी हो जाएगी डाउट आपके ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। अरे सर हम तो बीच में देते थे फाउंडेशन, तो वहां अलग बात है, यहां अलग बात, बहुत फर्क है। अब आपका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अलग है, आप इंटर में आ गए हैं, तो आप सोचने का थोड़ा सा तरीका भी आपने देखा होगा, रिजल्ट के बाद भी चेंज आया होगा, नहीं आया तो चेंज आ जाएगा, नहीं हम तो रिजिड ही हैं, हीट रहेंगे, तो फिर तो दिक्कत वाली बात है ये। तो एक तो ये बात हो गई यहां पर, एक और इंपॉर्टेंट बात, सर शर्ट क्यों बना रहे हैं हम, बना रहे हैं कस्टमर कह रहा है शर्ट चाहिए शर्ट चाहिए शर्ट चाहिए, इसलिए बना रहे हैं। कोरोना के टाइम में कस्टमर ने मना कर दिया, शर्ट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए शर्ट, कोरोना के टाइम में मास्क चाहिए, मास्क चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए, पीपीई किट चाहिए, ठीक है, तो वो बना रहे थे, फिर बाकी सारी चीजें क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। तो जिसकी डिमांड आएगी मैन्युफैक्चरर वही प्रोड्यूस करेगा, तो मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करेगा तो उसकी कॉस्ट आएगी वेरिएबल, डिमांड आएगी तब वो प्रोड्यूस करेगा, तब उसको सप्लाई भी करना पड़ेगा। इसका मतलब डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सीधी सी बात है, वेरिएबल कॉस्ट का किससे रिलेशन हुआ, कस्टमर से। कैसे, कस्टमर डिमांड कर रहा है कि मुझे शर्ट चाहिए शर्ट चाहिए शर्ट चाहिए, तो उस केस में हमें शर्ट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और शर्ट बनाएंगे तो कौन सी कॉस्ट इनकर्ड होगी, शर्ट बनाएंगे तो कौन सी कॉस्ट इनकर्ड होगी, वेरिएबल। शर्ट बनाएंगे तो कौन सी कॉस्ट इनकर्ड होगी, इसीलिए एक सेंटेंस में लिखवाने जा रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट इज इनकर्ड ड्यू टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट इज इनकर्ड ड्यू टू द डिमांड ऑफ द, इसीलिए ठीक है ना, वेरिएबल कॉस्ट इज इनकर्ड ड्यू टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कॉस्ट कस्टमर की वजह से इनकर्ड हो रही है वो वेरिएबल कॉस्ट है, आपने मेरा नुकसान कर दिया,
आपने मेरा नुकसान कर दिया है सुबह सुबह आके, ठीक है, तो उस नुकसान की भरपाई मैं किससे करूंगा? इनसे कर लूंगा या आपसे करूंगा? ये कह रही है मैंने कौन सा नुकसान करा है। मान लेते, मैं तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था, यदि कस्टमर की वजह से हमारे लिए कुछ कॉस्ट इनकर्ड हो गई है, कस्टमर की वजह से मेरी कोई कॉस्ट इनकर्ड हुई है, तो वो कॉस्ट मैं सबसे पहले किससे रिकवर कर लूंगा? कस्टमर से, सीधी सी बात है, या नहीं? तो वेरिएबल कॉस्ट कस्टमर की वजह से इनकर्ड होती है, ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है। अभी शर्ट की ज्यादा डिमांड होगी, कम है डिमांड इस केस में, इस सीजन में, विंटर में कम है ना। जब गर्मी आ जाएगी, जब टी शर्ट्स की डिमांड होगी या नहीं होगी? तो अभी शर्ट्स का प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में कम हुआ होगा, कम हो रहा होगा, ठीक है, स्वेटर का ज्यादा हो रहा होगा, या नहीं? समझ गए या नहीं? तो सीधी सी बात है, मैं ये इस तरीके से इस बात को प्रेजेंट कर सकता हूं, वेरिएबल कॉस्ट इज incurred due to the demand of the customers. Variable cost is incurred due to the demand of the customer. That's why, ध्यान से, that's why variable cost is immediately recovered from the customer. क्या ये बात क्लियर है या नहीं? बोलो। Variable cost is incurred due to the demand of the customer. That's why variable cost is immediately recovered from the customer. की वजह से हमारा खर्चा हो रहा है, तो हम जल्दी से जल्दी उसी कस्टमर से रिकवर्ड कर लेंगे। अब कस्टमर से कैसे रिकवर्ड की जाएगी, सोच के बताइए। प्राइस बढ़ाकर। वाह, आ जाएगा आपके पास कस्टमर। हमारा खर्चा हो रहा है टॉपर्स में, देख रहे हो कितना बड़ा हॉल है, कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो हम क्या करेंगे? बढ़ा देंगे तुम्हारी। तो बताओ, बढ़ा सकते हैं? बेटे इतना आसान नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना कट थ्रोट है। प्राइस को बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा देते। इतना बड़ा हॉल है, उसमें देख रहे हो बढ़ा रहे हैं, ट्यूबलाइट ऑन है, फैन कितने सारे लगे हैं, फीस आपकी बढ़ जाएगी। अब 50,000 रुपए फीस होगी फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, आप 9 2 11 हो जाएंगे, ठीक है या नहीं? प्राइस को हम इमीडिएटली नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब क्या? इसका मतलब एक और मैं बताता हूं लेसन आपको, वो क्या? जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इमीडिएटली रिप्लाई ना किया जाए, क्या करें? थोड़ा पॉज करें, थोड़ा पॉज करेंगे, थोड़ा पॉज करेंगे, उसमें थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे, उसी पॉज, जो पॉज वाला पीरियड है उसमें थोड़ा एनालिसिस हो जाएगा, फिर रिप्लाई करें, तो उसमें आपके आंसर में थोड़ी सॉलिडारिटी आएगी, थोड़ा वजन आएगा, उसमें क्लैरिटी आएगी। ये बात है, ठीक है? टीचर को अपनी बात पूरी होने दें, जब उसकी बात पूरी हो जाए तब अपना डाउट पूछें, है ना? ये बात है। तो ये लेसन है जो आपके लिए जरूरी है। तो वेरिएबल कॉस्ट इज इनकर्ड ड्यू टू दी, बाकी आपने अच्छा बताया, कोई वो नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूं। अब इसको लेने के दो तरीके हैं। अरे सर ने हमारे को डांट दिया। एक तो इस तरीके से ले, है नहीं नहीं नहीं, इनके हंसने के तरीके भी मालूम है ना मुझे, मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब या तो दो तरीके से उसको ले सकते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। तो पॉजिटिवली लीजिए, मैं ये बता रहा हूँ ताकि आपके लिए आगे के लिए सही रहे। कि टीचर ही एक ऐसा इंसान होता है, आप ट्रेनिंग में बॉस के अंडर ट्रेनिंग करेंगे, सारी बातें नहीं बताएगा वो आपको, क्योंकि आप ही उसके बॉस बन जाएंगे फिर कुछ सालों के बाद। टीचर ऐसा है जो उसके पास है सारी बातें स्टूडेंट्स को बताना चाहता है, बताता भी है। सबकी बात कर रहा हूँ, सभी टीचर्स। तो ये बात, variable cost is incurred due to the demand of the customer, that's why variable cost is immediately recovered from the customer। तो हमारा क्वेश्चन है, मैं ना ये फॉर्मेट भी बना सकता हूं तुरंत, मैं ये सारी बातें फॉर्मेट में बताकर अपने अपने टाइम को कट कर सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा, उससे फिर क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं ये पूछ रहा था कि वेरिएबल कॉस्ट कस्टमर की वजह से इनकर्ड होती है, इस बात को लेकर आप एग्री कर रहे हैं? अब मैं ये कह रहा था ये वेरिएबल कॉस्ट कस्टमर की वजह से इनकट होती है, उससे पहले मैंने इनसे एग्जांपल ले लिया कि आपने मेरा नुकसान कर दिया तो रिकवरी भी मैं आपसे ही करूंगा, आपसे रिकवरी कर लूंगा।
तो मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना दिया, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना दिया। अब मैं उस कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना दिया, क्या करूंगा, कस्टमर को सेल करूंगा। और जैसी मैं सेल करूंगा, इसका मतलब सेल करने से पहले मेरी कौन सी कॉस्ट कस्टमर की वजह से इनकर्ड हो गई, फिक्स्ड या वेरिएबल। मैं ये कह रहा हूं मैंने कस्टमर को प्रोडक्ट बनाकर सेल करना है, लेकिन कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने से पहले मेरी कॉस्ट कस्टमर की वजह से इनकर्ड हो गई, क्योंकि कस्टमर डिमांड कर रहा है। तो वो कौन सी कॉस्ट होगी, वेरिएबल होगी या फिक्स्ड होगी, वेरिएबल होगी, पक्का ना। कस्टमर की वजह से इनकर्ड होने वाली कॉस्ट कौन सी है, वेरिएबल है। कस्टमर की वजह से इनकर्ड होने वाली कॉस्ट कौन सी है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट कस्टमर की वजह से इनकर्ड हो रही है, तो उसी वेरिएबल कॉस्ट को कस्टमर से पहले सबसे पहले रिकवर्ड किया जाना। अब कैसे रिकवर्ड करेंगे, हाउ, ये मेन क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। अरे जब हम अपना प्रोडक्ट बनाकर उसको सेल करेंगे, वो क्या देगा, सेल वैल्यू देगा, पैसे देगा। कितने पैसे देगा, सेलिंग प्राइस के इक्वल देगा, सेल वैल्यू के इक्वल देगा। तो उसी सेल वैल्यू में से कस्टमर की वजह से इनकर्ड हुई वेरिएबल कॉस्ट को हम सबसे पहले रिकवर्ड कर लेंगे। रिकवर्ड का मतलब प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे, बोलो, सोच के बताओ, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, क्या करें, तो बताओ क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, कस्टमर से सोचो, माइनस करेंगे। सोचना, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और यही तरीका है इंटर को क्रैक करने का। जितना फाउंडेशन में रिजल्ट आता है ना, सीएमए इंस्टीट्यूट दिल खोल कर रिजल्ट देता है, और उतना ही सी इंटर में छोटा दिल बना लेता है। नहीं समझे आप, हाँ, पत्थर दिल हो जाता है, ये ध्यान रखना। फाइनल में तो और हो जाता है, और इतने नालायक बच्चे हो जाते हैं फिर इंटर में आके, जब एक दो बार फेल हो गए तो फिर वो सोचते हैं बस अब तो इंस्टीट्यूट फेल कर रहा है, हमारी कोई गलती नहीं, बस एग्जामिनेशन फॉर्म भर देते हैं और चले जाते हैं, ऐसी अपेयर कर। एक्सपीरियंस है ऐसे बच्चों को देखने का, हॉल में स्पेशली सीएमए के, जब मैं एग्जामिनेशन देने गया था बहुत साल पहले की बात है, तब मैंने देखा, मैं तो इनको बताया था फर्स्ट ग्रुप, सीएमए में रैंक लाना इतना आसान है, इतना आसान है, बस मत, क्योंकि यहाँ पे नालायक बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। आप देखना, नोटिस करना, यदि ये बात आपको अजीब सी लग रही हो गई आज मेरे से पहली क्लास में, कि आप सर पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, तो आप देखना जब आप एग्जामिनेशन हॉल में सीएम में इंटर में अपीयर करेंगे ना, तो उस हॉल में जरा गर्दन घुमा के देखना इधर उधर, कि पुराने कितने लोग बैठे हुए हैं जो ऐसी 10 दिन की छुट्टी ली इन्होंने और ऐसी मुंह उठा के आ गए वो एग्जाम देने, तो वो बच्चे पास हो जाएंगे। भाई सीएमए का एक अपना कोर्स है, 3 4 5 महीने उस पर टाइम लगाना पड़ेगा, लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिस करने के साथ साथ तभी आप अपीयर करेंगे। और ज्यादा संख्या कैसे बच्चों की है, थोड़ा इधर उधर हुआ, सीएमए तो ये आसान है, इसलिए ये तो बड़ा मुश्किल में, थोड़ा आसान कर लेते हैं, आसान वासान कुछ नहीं है दोनों में से कोई भी। आप एफर्ट्स लगाएंगे तो दोनों क्लियर हो जाएंगे, और नहीं लगाएंगे तो वहीं रह जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था, बोथ ग्रुप दें और रैंक लेके आए, और रैंक लाना बहुत ही आसान है यदि आप सारी चीजें शुरू से एंड तक करते रहेंगे। एक दिन ज्यादा पढ़ेंगे, 4 दिन छुट्टी करेंगे, कोई फायदा नहीं है। रोज कम पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें, शुरू से एंड तक। आज 6 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ते रहिए, बस क्लास लीजिए, 3 4 घंटे पढ़ना है, इतना पढ़ते रहे लगातार, संडे को भी, तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। खैर मैं वापस आता हूं अपनी बात पर। वेरिएबल कॉस्ट कस्टमर की वजह से इनकर्ड होती है, तो कस्टमर से रिकवर्ड की जानी चाहिए। कस्टमर से कैसे रिकवर्ड करेंगे, जब कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करेंगे, सेल वैल्यू आएगी, सेल वैल्यू में से वेरिएबल कॉस्ट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। अब दो तरीके थे इस बात को बताने के, कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट कर दो, क्या जाएगा, कुछ आएगा ना सरप्लस, कुछ बचेगा पॉजिटिव, या सारा खत्म हो जाएगा, बचेगा ना। तो जो सरप्लस आएगा पॉजिटिव, सेल वैल्यू हमारी 2000 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट है 800 रुपए, तो सरप्लस कितना आया, 1200, वो 1200 है कंट्रीब्यूशन, उसको टेक्निकली क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। सर नाम कंट्रीब्यूशन क्यों है, क्योंकि अभी भी हमें कौन सी कॉस्ट रिकवर्ड या कंट्रीब्यूट करनी है, और उसके बाद क्या करना है, प्रॉफिट, इसीलिए उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसीलिए क्या नाम दिया जाता है उसका। एक और बात, शुरू में जैसे पढ़ाता हूँ ऐसी लास्ट तक पढ़ा, ना सोचो सारी बातें पहली क्लास में बड़े इंप्रेस कर, सारी बातें लॉजिक हर चैप्टर में ऐसे चलेगी। तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी तो क्या आ जाएगा, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इज सो कॉल्ड कंट्रीब्यूशन
as it contributes towards the recovery of fixed cost initially and then profit. समझ गया नहीं? दोबारा रिपीट कर दो सर, लिखवा भी देना. Contribution is so called contribution as it contributes towards the recovery of fixed cost initially and then profit. खैर इधर आ जा. तो आप क्या कह रहे थे? सेल वैल्यू में से क्या माइनस करें? अरे सर ये सेल वैल्यू कैसे निकलती है? मान लेते हैं कितनी यूनिट सेल कर रहे हैं आप? 1000. सेलिंग प्राइस कितना है? कुछ भी हो सकता है, फिलहाल हम 100 रुपीज मान लेते हैं. कितना आ गया? बोलो आगे. अब बताइए कौन सी कॉस्ट माइनस करें इसमें से सबसे पहले? क्यों? इसका जवाब आपको कहीं नहीं मिलेगा, बुक में लिखा ही नहीं है, लेकिन आपको जवाब मिल गया ना. क्यों? इस सेंटेंस से भी मालूम पड़ गया. वेरिएबल कॉस्ट किसकी वजह से इनकर्ड होती है? डिमांड ऑफ दी कस्टमर. इसीलिए सबसे पहले कस्टमर से ये वाली कॉस्ट ही रिकवर्ड की जानी चाहिए. चाहिए तो कर लेते. और वेरिएबल कॉस्ट भी किसके अकॉर्डिंग इनकर्ड होती है? पीरियड या यूनिट? पीरियड या यूनिट? अरे वेरिएबल कॉस्ट किसके अकॉर्डिंग इनकर्ड होती है? पीरियड या यूनिट? तो यूनिट कितनी है? पीरियड नहीं, यूनिट. यूनिट कितनी है? 1000. एक यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? क्योंकि यूनिट के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी? सेम. वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी में चेंज होती रहेगी. मान लेते हैं 40 रुपीज. वेरिएबल कॉस्ट कितनी है वो क्वेश्चन में बताई होगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं बता देता हूं 40 रुपए. ओहो कितना आएगा? 40. अब जो बचा उसका क्या नाम होगा? क्या नाम होगा उसका? सरप्लस को ही नाम देंगे टेक्निकली. कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा फिर? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. हाँ ठीक है. एक और तरीका क्या है इसका? 1000 यूनिट्स इनटू में 60 रुपीज. दो तरीके देख लिए आपने. एक क्या हो गया? सेल वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट. दूसरा क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स और कंट्रीब्यूशन पर. जैसे ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, जैसे ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ऐसे ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है. तो दो तरीके से निकल गया. सेल वैल्यू में से वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करो, कंट्रीब्यूशन आ गया 60,000. सेल वैल्यू 1 लाख है, 40,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन 60,000 आ गया. दूसरा तरीका क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी सेल कर रहे हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी सेल कर रहे हैं? 1000. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 60 रुपए. मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 आएगा. इज इट ओके? अब चलते हैं आगे. यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? एक और बात. क्या बताया अभी दोबारा आपने? दोबारा मैं इस नेक्स्ट पेज पे आ गया ना, ये मुझे यहां लिखना होगा. आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी लिख चुके. बताई थी सेल वैल्यू. पीछे ही आ जाते हैं, तो बार बार लिखेंगे. इधर आ जाओ बस, यहां देखो ध्यान से. आपके 12th में कितने मार्क्स थे? हाँ 80%. ध्यान से मैं मार्क्स पूछ रहा हूं, क्या बता रही है? परसेंट. हाँ तो मैंने कहा टोटल बता दो. मैंने मना करा? नहीं, मैंने हाँ बोला. हाँ बोला. कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है. मैं होता आपकी जगह तो यही बताता. बिल्कुल ठीक बात है. अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट आ गया? ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर लेंगे हम. ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अभी देखते हैं. ये बताइए जरा, इन्होंने मार्क्स बता दिए 80% 12th में. मैंने क्या पूछा था एक्चुअली? मार्क्स. तो इन्होंने सही किया, समझदारी वाला काम किया. ये मार्क्स बता दी तो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता कितने में से. फिर ये बता दी 500 में से, है ना? अच्छा ऐसे होता. फिर मैं कैलकुलेशन करता कितने मार्क्स हैं आउट ऑफ 500 इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज पे चल कर आती. टाइम नहीं लग जाता. इन्होंने टाइम कट कर दिया. समझदार है, स्मार्ट है, इसीलिए इन्होंने 80% बताया. क्या नहीं? अब वापस आते हैं. ये जो 60,000 है, क्या है 60,000 हमारा? अच्छा कंट्रीब्यूशन 60,000 है. तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 60,000 है. इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो बस. इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो. क्यों करें? कर दो ना, मैं कह रहा हूं तो कर दो. कितना कन्वर्ट करके आएगा? 60,000 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो. अरे सर पता ही नहीं कैसे करेंगे. अरे जैसे आता है कैलकुलेटर उठाओ वैसे कर दो. गलती तो करोगे, सही मैं बता दूंगा. और क्या पता सही हो जाए, बात हो जाएगी.
तो बताओ ये 60,000 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, कितना आएगा? बताओ, डरो मत, डरो मत, डरना नहीं है। बताइए, सारी बातें यही बताती रहेंगी, आप भी तो बताओ। ये 60,000 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80, कुछ तो आएगा, वो बता दो मुझे। मैं ये कह रहा हूं 60,000 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। सर हमारा तो फोकस केवल इस पर है। भाई इस पर नहीं बनेगा ना यार। परसेंटेज निकालने के लिए एक फिगर चाहिए न्यूमरेटर वाला और दूसरा फिगर चाहिए डिनोमिनेटर वाला। इनटू 100 करेंगे तभी तो निकलेगा। तो इसका मतलब यदि मैंने ये देखा है, आपको बताया कि ये है भाई, अब इसको देखकर बताइए ये 60,000 कितना परसेंट होगा। अब तो मैंने हिंट भी दे दी कि एक फिगर चाहिए न्यूमरेटर और एक फिगर चाहिए डिनोमिनेटर में। बताइए, कैलकुलेटर की कोई खास जरूरत ही नहीं है, इतनी तो कैलकुलेशन मैथ्स में बलराम सर ने बता दी होगी आपको। बताइए जरा, आप बताओ ना, आप सब बताइए। आप नहीं बता रही हैं, कैसे कैसे आया 60? बेटे देखो, मैं फॉर्मूला नहीं बताता, यही है ड्रॉबैक, समझ ली, समझ ली, फॉर्मूला नहीं बता। कोई और होता तो 4 फॉर्मूले तक अभी तक बता देता और आगे बढ़ जाता। मैं फॉर्मूला नहीं बताता। आप आए हैं, इंटर में आए हैं, से पढ़ रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ रहे हैं, वो केवल पढ़ाने का ही काम करता है, सारी चीज छोड़ छाड़ के, दिल्ली से बिलोंग करता है। तब भी हम यदि रटने रटाने वाला काम करेंगे तो फिर टीचर होने का, प्रोफेशनल होने के बाद टीचर का क्या फायदा? ये की डिग्री लेने के बाद टीचर बने, फिर क्या फायदा फिर हमारा पढ़ाने का? इसीलिए मेरा पढ़ाने के तरीके में टाइम लगेगा, आपको टाइम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन वो चीजें आपको फाइनल तक या लाइफ टाइम तक याद रहेंगी। ये श्योरिटी है, ये इंश्योर कर रहा हूं मैं, रटने रटाने वाला काम नहीं करता मैं, बिल्कुल। तो इसीलिए आपको पार्टिसिपेटिव नेचर बनाना पड़ेगा। पार्टिसिपेट जैसे ये बता रही हैं, फटाफट ऐसे बताना पड़ेगा। इसी तरीके से इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया और आपने भी ठीक बताया, 60% है। अब ये 60 कैसे आया? अरे सर 60,000 है कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ 1 लाख इंटू 100, एक नया रेशो आ गया। तो 60% आपने बताया ना, वही एक नया रेशो आ गया और उस नए रेशो का क्या नाम है? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। इस पर एक चैप्टर पूरा डिपेंड करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में 10 मार्क्स का और यहां 10 to 15 मार्क्स का, इसी रेशो पर जो 60% आपने बताया है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितना है? अब ये जैसे ये 40,000 है, इसको बता दो कितना आया। ये कितना आया? 60। ये कितना आया? बोलो। अब मैं एक काम करता हूं आपके लिए, एक छोटा सा काम करता हूं। मैंने ये हटा दी 2 जीरो, ये 2 जीरो हटा दिया मैंने। बताइए परसेंटेज पे कोई फर्क पड़ेगा? मैंने ये सारी जीरो हटा दी, नहीं 10 तो रहने देते हैं, 2 जीरो हटा दिए। तो बताइए जरा, क्या इस परसेंटेज पे कोई फर्क पड़ेगा? इसका मतलब एक चीज तो कॉमन आ रही है। क्या क्या कॉमन आ रही है सर? सर क्या सेल वैल्यू हमेशा कितनी होगी? हमेशा सेल वैल्यू 100 होगी। और जो ये वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या है? परसेंटेज में निकल जाती है चीजें तो रेशो बन जाता है। परसेंटेज में चीजें निकल जाती है तो रेशो बन जाता है, तो इसका नाम होगा वेरिएबल कॉस्ट। बोलो। मैं कह रहा हूं परसेंटेज में चीजों को एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसको रेशो बोलते हैं। तो ये वेरिएबल कॉस्ट रेशो, ये कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, वेरिएबल कॉस्ट रेशो सभी लेवल पर सेम हो। कैसे सभी लेवल पर? अभी देखो क्या था, सभी लेवल पे सेम कैसे रहेगा? देखो सेम था, 1,000 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तब भी सेम था। अब देखो 1,00,000 सेम था या नहीं है? इसका मतलब जब क्वेश्चन हमारा साइलेंट होगा तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो क्या रहेगा? अब इसका कंट्रीब्यूशन रेशो कह सकते हैं, नहीं तो एक टेक्निकल नाम है इसका, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवीआर रेशो। क्या बोलेंगे? पीवी रेशो, मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन रेशो कह सकते हैं या पीवी रेशो कह सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट रेशो कह सकते हैं। ये रेशो क्या रहेंगे? हमेशा सेम होंगे जब क्वेश्चन साइलेंट होगा। और सेल हमेशा कितना परसेंट होगा? चाहे हमारी 100 रुपए की सेल हो या 1 रुपए की सेल हो या 50 लाख रुपए की सेल हो, सेल हमेशा कितना होगी? रेशो वाइज, परसेंटेज वाइज। तो कुछ समझ में आया? अब ये 60% कैसे आया ये बताओ।
सर बहुत ही आसान, 60,000 अपॉन में 1 लाख 200 है ना, ऐसे तो है। 60,000 क्या है, कंट्रीब्यूशन है, अपॉन में 1 लाख करा, सेल वैल्यू है, इनटू 100 करा, तो ये रेशो बन गया। सर ये 40% कैसे आया, 40,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इनटू 100, ठीक है ना, इस तरीके से आ गया। तो हम यदि टोटलिटी में नहीं निकालना चाहते, पर यूनिट के हिसाब से निकालना चाहते हैं, तो 40 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस 100 रुपीज इनटू 100, ऐसे ही 60 रुपीज अपॉन में 100 इनटू 100, नहीं समझे आप? तो अब आप लिख लीजिए यहाँ, मैं लिखूंगा आपके लिए और आपको खुद देखकर बताना है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, बताइए बेटे कितना निकला, कितना आया, एक्चुअली कितना आया था वेरिएबल कॉस्ट रेशियो? अबे इतनी देर बाद आए हो तो सर्दी लग रही थी। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना, 40%। बेटे ये 40 कैसे आया ये बताइए जरा, देख के बताओ, लिखना चलो बाद में लिख लेना, कैसे आया वेरिएबल कॉस्ट, जल्दी बताओ, डिवाइडेड बाई, जल्दी बताओ, डिवाइडेड बाई सेल्स वैल्यू इनटू 100। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा बताओ जरा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100, ठीक है। एक और बात बताना जरा, ये 40% है ना वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ना, कितना है परसेंट है, दूसरा क्वेश्चन किसका, ऐसे बताना है। 40% किसका, 1 लाख की सेल है, उसका 40% 40,000 आ गया, सीधी सी बात है, नहीं तो 40% किसका, सेल्स का। इसका मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट है वो किस पे डिपेंड करती है, वेरिएबल कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है, सेल्स पर, नहीं समझे? तो क्या ये तीनों बातें समझ में आ गई? एक्चुअली दो ही है यहां पर, एक ये और एक ये। एक इंपॉर्टेंट बात, अब देखो रजिस्टर में ध्यान से, क्या कोई और तीसरा मेथड हो सकता है, ये नहीं बताएंगे इस बार, आप बताएंगे इसमें तीसरा मेथड कोई और हो सकता है, सोचो। जब तक सोचेंगे नहीं बेटे, सीएम में इंटर मुश्किल, फाउंडेशन में सब निकल जाते हैं, थोड़ा घना पढ़ के भी निकल जाते हैं, सच बता रहा हूं मैं आपको, कोई वैसे नहीं करना चाहता मैं, लेकिन सही बात है, सब बच्चे निकल जाते हैं सीएम में, फाउंडेशन मैक्सिमम बच्चे निकल जाते हैं, मानते हो नहीं मानते भाई ये? ठीक है, आपने मेहनत करी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने मेहनत, बिना मेहनत के निकल गए हो, आप बिना हार्ड वर्क के निकल गए हो, लेकिन इंटर में आपको थोड़ा पार्टिसिपेटिव नेचर दिखाना होगा, थोड़ा एनालिसिस करना होगा। बताइए जरा कोई और तरीका, ये नहीं बताएंगी, आप बताएंगी, और आप भी बता सकते हैं और कोई तरीका, इसमें छुपा हुआ है राज, आप भी लिख लेते हैं ऐसे कि 100 है, ये 40 है, ये 60 है, मैं कह रहा हूं ये 40 कैसे आया, और कोई तरीका है? अरे हाँ, कैसे क्यों नहीं है, देखा है नहीं आपने, देखो क्यों नहीं है, मैथ्स तो हमें आता है, क्यों नहीं है 40? अभी आपने दो तरीके निकाल दिए, एक डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं, 100% में से क्या माइनस कर दें, 60, तो क्यों नहीं बना तरीका, आपने, आपको मालूम था, बस आपने बताया नहीं, अभी पहली क्लास है इसलिए थोड़ा हेजिटेट हो रही है ना, ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है, बाकी बता रही थी आप, मन में बता दिया, समझ गया मैं। तो 100% माइनस क्या करेंगे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसी को क्या नाम दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। बेटे क्लियर है या नहीं? कभी कभी 100 की जगह हम 1 भी लिख सकते हैं, 1, एक ही बात है, कभी कभी 100 की जगह हम क्या कर सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, क्या या नहीं? तो 100% माइनस क्या, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, इसमें कोई दिक्कत? किसी भी तरीके से कर लीजिए आप, 40% आएगा एग्जैक्टली। देखिए अब आप आगे, ये बेटे इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये बेसिक है, नहीं होगा तो इससे कुछ नहीं होगा, हर चैप्टर में ये कंट्रीब्यूशन रेशियो, पीवी रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो काम आएगा, क्योंकि यहाँ डिसीजन मेकिंग भी हमें करनी होगी। तो लिखिए आप आगे, इसके बाद when question is silent
When question is silent, then variable cost ratio is remain, क्या रहेगा? At all level of production. When question is silent, then variable cost ratio is remain constant at all level of production. सभी प्रोडक्शन के सभी लेवल पर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 40 आया था, जैसे मैंने दिखाया था 1 लाख पर, 1000 पर, 10 रुपए पर भी क्या था? 40 40 40. अब बढ़ते हैं आगे. अब बढ़ जाते हैं. अब ये वेरिएबल कॉस्ट की सारी कहानी खत्म हो गई. वेरिएबल कॉस्ट हो गया, रेशियो भी निकाल दिया, कैसे निकलता है वो हो गया. एक और बात, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जितना कम होगा उतना बेटर है या जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है? सोच कर बताना. अरे कॉस्ट है, जितना कम होगा तो उतना बेटर है ना. तो देखिए, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज लोअर दी बेटर, लोअर दी बेटर. वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, हालांकि ये सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लीजिएगा. वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज, इस पर बेस्ड होगी ये. वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज बेस्ड ऑन, बताइए, बेस्ड ऑन. जब भी बेस होता है तो ऊपर आता है या नीचे आता है मैथमेटिकली? डिनोमिनेटर में आता है, न्यूमरेटर में. वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज बेस्ड ऑन सेल वैल्यू. नाश्ता बाद में करूंगा, मैं पहले वोट डाल के आऊंगा. हुआ ये नोट. अब बढ़ते हैं आगे. अब हम बात करेंगे फिक्स कॉस्ट. ज्यादा आदत ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है. ओहो, चलिए उठा लीजिए, कोई नहीं, उठा लीजिए बॉटल. देखो बेटे, अब यहां तक हो गया, क्लियर है सब? 1 मिनट का टाइम लगाइए आप सब. अभी मैंने अभी तक बताया, उसमें कोई डाउट आता है तो पूछ एक बार, जरा गो थ्रू कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट बात करता हूं फिक्स कॉस्ट. ये बेसिक भी है और चुपके से मैंने चैप्टर भी शुरू कर दिया. ये हमारा बेसिक भी है और चुपके से मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर भी शुरू कर दिया. फिक्स कॉस्ट देख लीजिए बेटे, 1 मिनट का टाइम लगाइए इस पर. जो भी मैंने अभी तक बताया आपको, उसमें कोई डाउट आता है तो पूछ लीजिए. और नया रजिस्टर ले आना, नेक्स्ट क्लास से नए रजिस्टर में ही लिखना सब कुछ. नया रजिस्टर है आपका, पढ़ाते अच्छे हैं, मिलेंगे नहीं फिर आपको. हाँ, मैं था भी नहीं पहले, आज ही आया हूँ, पहले और थे. हम्म हम्म तो इन्होंने बुला लिया मुझे, नहीं तो मैं तो एफएम पढ़ा रहा था खाली. हैं, पोस्टिंग नहीं भाई, ये अभी यही पढ़ाएंगे दोनों हैं. चलो ये कर लीजिए नोट, देख लो चुपके से फोन. फिक्स कॉस्ट रख भी दिया. फिक्स कॉस्ट, अब नाम सजेस्ट कर रहा है फिक्स कॉस्ट. इसका सेल से कोई लेना देना है? सेल करें या ना करें, कम यूनिट सेल करें, ज्यादा यूनिट सेल करें, रेंट पर क्या फर्क पड़ेगा बताओ? हम रोते हुए जा रहे हैं लैंडलॉर्ड के पास, ड्रामा कर रहे हैं, महीने में हमारी यूनिट सेल नहीं हुई, बहुत कम प्रोडक्शन हुआ है. लैंडलॉर्ड कह रहा है कोई बात नहीं, अगले महीने में हो जाएगा, रेंट निकालो. ठीक है. लैंडलॉर्ड को कोई फर्क पड़ना नहीं है भाई, आपकी यूनिट सेल हो या ना हो, कम हो ज्यादा हो, कुछ भी ना हो, आपका बेड़ा गर्क हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है. मुझे तो क्या चाहिए, हर महीने के हिसाब से, नहीं तो आप खाली कर दो, कोई और मिल जाएगा, बात खत्म. तो जो फिक्स कॉस्ट होती है वो ये इसी तरीके की होती है, वो बड़ी संवेदनशील होती है, मतलब इमोशनलेस होती है, उससे ढीठ कॉस्ट है. कोई
फर्क नहीं है, यूनिट कम बने ज्यादा बने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट किसके अकॉर्डिंग इनकर्ड होगी? पीरियड के अकॉर्डिंग इनकर्ड होगी, यूनिट से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिक्स कॉस्ट लिखिएगा, फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट। हाँ बात कर लो अभी लिखते हुए, क्योंकि देख नहीं रहे ना सर, लिख रहे हैं, बात कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट, बिल्कुल आवाज आ गई मुझे। फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच इज incurred, which is incurred according to, मेरा मेरा ना मैक्सिमम टाइम बच्चों के साथ ही होता है। जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था तो उसके बाद उस टाइम भी पढ़ाता था वैसे मैं, और फिर उसके बाद सीए बना तो तब भी तब से ही पढ़ा रहा हूँ मैं। तो मेरा मैक्सिमम टाइम किसके साथ गुजरा, और आगे वाला टाइम भी मुझे लगता है स्टूडेंट्स के साथ ही जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच इज इनकर्ड अकॉर्डिंग टू a specific period. Fixed cost is a cost which is incurred according to a specific period. Specific period, specific period मंथ्स में हो सकता है, जैसे रेंट है हम मंथली बेसिस देते हैं। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड होता है, वो क्या हर महीने कैलकुलेट करेंगे या साल में एक बार होता है? SLM WDV जो भी करा है आपने, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच इज इनकर्ड अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक पीरियड, अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक पीरियड। एक बात, फिक्स कॉस्ट क्या सेल पे डिपेंड करेगी? है फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो known as, fixed cost is also known as periodic cost, fixed cost is also known as periodic, इसको क्या नाम देते थे? प्रोडक्ट कॉस्ट। इसको क्या नाम दे रहे हैं? पीरियोडिक कॉस्ट की जगह ना पीरियड कॉस्ट भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पीरियड कॉस्ट, जो पीरियड के अकॉर्डिंग इनकर्ड हो रही है। इसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इज हैविंग टू फीचर्स। जैसे वहां दो फीचर्स थे ना, यहां भी, लेकिन अभी पूछना मत, मैं एग्जांपल दूंगा उसके बाद क्लियर हो जाएगा आपका डाउट ऑटोमेटिकली। पहला, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरीज या चेंज एज पर यूनिट्स। दोनों फीचर एक साथ अप्लाई होंगे, इसीलिए मैं प्लस लगा रहा हूं। फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी, फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ये दोनों फीचर एक साथ अप्लाई होंगे जिस भी कॉस्ट के साथ, ये दोनों फीचर जिस भी कॉस्ट के साथ अप्लाई होंगे उसी कॉस्ट को क्या नाम दिया जाएगा? और आप समझ लीजिए बेटे, कोई ऐसा पेपर नहीं है, 3 पेपर हैं जहां पर ये कॉन्सेप्ट ना यूज, कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज होगा, FM में यूज होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 3 जगह कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। और CA फाइनल, CMA फाइनल में देखो मेरा बार बार CA वर्ड आएगा, तो उससे आप थोड़ा नाराज मत हो जाना, क्योंकि मैंने एंड तक किसको पढ़ाया है, देखो, ठीक है ना। तो इसीलिए बार बार, यदि मतलब चाहता नहीं हूं मैं बोलना, लेकिन फिर भी वो निकल जाता। तो CMA फाइनल में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होगा जो आपको बताया जा रहा है आज। तो फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी रिमेन्स कांस्टेंट, फिक्स कॉस्ट। अब देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। अभी भूल जाओ कि मैंने क्या लिखवाया, भूल गए? भूल गए, भूले तो नहीं है वैसे। अब जरा देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं जनवरी मंथ है, फिर फेब है, फिर मार्च है, फिर क्या आएगा?
अप्रैल है, और फिर मई जून, आगे भी बता दो। हाँ ये तो सबको आता है, और भी चीजें आएंगी, क्लास अटेंड करते रहेंगे तो। अप्रैल मई और उसके बाद बता दो, और बता दो, बताइए आगे। जुलाई है, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं अब तो ये इस सीजन में, ये गर्मी वाला सीजन है ना, अप्रैल मई और जून का गर्मी वाला कह सकते हैं। इसका मतलब अभी शर्ट के लिए, शर्ट के केस में बात करें तो शर्ट के लिए ये सीजन का ऑन है या ऑफ सीजन है? ये ऑफ सीजन है शर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, शर्ट वाले एग्जांपल को ही आगे बढ़ाया जाए तो। और ये क्या होगा? ऑन सीजन, सीजन ऑन भी कह सकते हैं, ऑन सीजन। अच्छा जी, रेंट देखते हैं, रेंट। रेंट पर मंथ कितना देती है फैक्ट्री का, बताइए। हाँ 10,000। और कोई वैसा फिगर नहीं मिला आपको और सा? ठीक है, 50,000 रेंट फैक्ट्री का कितना है? ऑफिस का रेंट वगैरह कितना है हर महीने? 50। आप कुछ भी मान सकते थे, वो तो क्वेश्चन में हमें, ओहो, वो तो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा। हमने 50 मान लिया, मैं 30 भी मान सकता था, बस मैं पूछ लेता हूँ, लिखता वही हूँ जो मुझे लिखना है तो ये कितना हुआ? 50 50 50 50 50 50। ऐसे ही होगा क्या रेंट? या रेंट बदलता रहेगा हर महीने, या सेम रहेगा? सेम रहता है ना ये तो, ठीक है। अच्छा यूनिट्स देखते हैं। सर ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं? मैं डिवाइड करके इसलिए बता रहा हूं ताकि ये दो फीचर्स से आप अपने आप को कोरिलेट कर पाए। तो देखिए यूनिट्स देखना मत, अभी मत लिखो। नंबर ऑफ यूनिट्स रिड्यूस्ड, और मान लेते हैं रिड्यूस्ड एंड सोल्ड, रिड्यूस भी किया और सेल भी कर दिया। ऑफ सीजन में कम यूनिट्स बनाएंगे या ज्यादा? सोचकर बताइए। ऑफ सीजन में कम यूनिट्स बनेगी शर्ट की, ज्यादा? कम बनेगी। कितनी बना रहे हैं बता दो। नहीं फिर भी बता दो, फिर भी बता दो, क्या पता लिख दूं। कितनी बना रहे हैं? 100 शर्ट बना रहे हैं, चलो। अब फरवरी, अब देखिए धीरे धीरे सीजन के पास जाते जा रहे हैं, तो फरवरी में भी 100 शर्ट बनाएंगे। 150 से बात बनेगी नहीं ना, क्योंकि डिवाइड करके फिर हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। 300 से भी बात नहीं बनेगी ना, पॉइंट्स में आएगा 500। मैं नहीं चाहता कि पॉइंट्स में आए ना, पॉइंट्स में आए इसलिए नहीं चाहता। आप बता दो बिना पॉइंट वाला, अब बता दो अप्रैल में सीजन आ गया एक तरीके से, स्टार्टिंग है, नहीं बता दीजिए मैं लिख दूंगा। बताइए कितना? एक, देखो आपने बोला नहीं, अब बता दो जरा। मई में पॉइंट में ना आए ना इसलिए 5,000। चलिए ऐसा हो सकता है या नहीं? रेंट तो हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन ऑफ सीजन में, ऑन सीजन में यूनिट्स तो कम ज्यादा हो सकती हैं या नहीं होंगी? अब मैंने कोई ऐसा ये इम्प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया या ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है? ऐसा ही होगा यदि आप फैक्ट्री के ओनर होंगे, मालिक होंगे, तो जैसी डिमांड है यार वैसी तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना। अब शर्ट कौन पहनेगा इस टाइम? टी शर्ट कौन पहनेगा इस टाइम? सर्दियों में कौन पहनेगा टी शर्ट, है ना? बोलो कौन पहनेगा? एक दो बंदे पहनेंगे, राहुल गांधी जी हो गए, या नहीं? है या नहीं? बाकी तो सब स्वेटर पहन के घूमेंगे, है ना, हाफ टी शर्ट। और ये बड़ी मतलब कोई ये नॉर्मल बात मत समझना भाई साहब। हाँ हाँ, व्हाइट कलर की, ये नॉर्मल बात नहीं है। यदि आपको इंसान अच्छा लगे या ना लगे, यदि उसकी अच्छी बातें हैं तो अच्छी बातों को फॉलो कर लेना चाहिए। ये नॉर्मल बात नहीं है। एज भी उसकी 50 प्लस है, और ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है कि आप सर्दी में पीक सीजन में कश्मीर में चले जाएं, और वो भी खाली हाफ टी शर्ट में, वो भी व्हाइट कलर में। या नहीं समझे? ये नॉर्मल बात नहीं है। और आप घर में नोटिस कर लें, जो कम बोलेगा वही काम ज्यादा करेगा, और जो ज्यादा बोलेगा उससे आप बोर भी हो जाएंगे, और वो काम भी कम करेगा। ये देख लेना चाहे आप नोटिस करके, जो भी रिलेटिव्स होंगे जो कम बोलेंगे वो ज्यादा समझदार होगा, ज्यादा समझदार होगा, वो ज्यादा हेल्प करेगा, ज्यादा काम करेगा। और जो ज्यादा बोलेगा वो काम भी कम करेगा, क्योंकि वो डींगे
ज्यादा मारेगा, नहीं समझे आप? खैर वापस आइए। तो रेंट पर मंथ, जो भी जिसकी भी अच्छी बातें हैं उनको सबको अडॉप्ट करो और अपने जीवन में उतारो और आगे बढ़ो, बस इतनी सी बात है। खैर रेंट बता दीजिए, रेंट पर यूनिट कितना आ गया डिवाइड करके? 500 रुपए। फिर कितना आया बोलो? 250 रुपए। फिर कितना आ गया? 100 रुपए। फिर कितना आ गया? 10 रुपए। फिर कितना आ गया? 10 रुपए नहीं आया क्या? 50 आएगा। और फिर 25 आएगा, यहां आएगा। अब देखो जो मैंने चीजें बताई वही है, दो फीचर्स अप्लाई हो रहे हैं। फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में क्या रहेगी? पर यूनिट क्या रहेगी? पर यूनिट। ये दोनों फीचर एक साथ अप्लाई हो रहे हैं रेंट के साथ, इसीलिए रेंट क्या है? तो मैं लिख सकता हूं रेंट। अब आप लिख लीजिए इसको जल्दी से, ये समझाने का ऑब्जेक्टिव था मेरा, और कुछ नहीं, बोलना नहीं है। रेंट क्या है? रेंट हमारी क्या है? फिक्स कॉस्ट। क्यों फिक्स कॉस्ट है? बोलो क्यों फिक्स कॉस्ट है? क्यों फिक्स कॉस्ट बोल रहे हैं रेंट को? बिकॉज पर यूनिट क्या है ये? हैं? हाँ सॉरी, वेरी कर रहा है। पर यूनिट क्या कर रही है? वेरीज। और टोटलिटी में, तो प्लीज बच्चों ध्यान रखना, बजटरी कंट्रोल एक चैप्टर आएगा उसमें पूछेगा, और एमसीक्यू भी पूछ सकता है इंस्टीट्यूट इसको लेकर। इन टोटलिटी, इन टोटलिटी क्या रहेगी ये? फिक्स्ड या सेम? कांस्टेंट भी हम कह सकते हैं, फिक्स्ड, कांस्टेंट, सेम, इसीलिए फिक्स्ड है। समझ गए? अब इसको आराम से अच्छे से नोट कीजिए। क्या ये सेल पे डिपेंड करेगी? जैसे वेरिएबल कॉस्ट सेल पे डिपेंड कर रही थी 40% ऑफ सेल, ये सेल पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि ये तो यूनिट्स के हिसाब से इनकर्ड होती ही नहीं है। ये यूनिट के हिसाब से इनकर्ड होती ही नहीं है, नहीं है, नहीं। नोट कीजिए बेटे प्लीज। तो आप लोग दोनों ग्रुप देंगे ना दिसंबर में? हाँ दोनों ही देना बेटे। तो दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं बच्चे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने भी दोनों एक साथ दिए थे ना। और बी कॉम ऑनर्स जो करता है मुझे थोड़ा सा अच्छा सा लगता है, पता नहीं अपना सा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने भी बी कॉम ऑनर्स की थी। आप भी अच्छे हो, तो मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। बाकी अगली क्लास से आप नहीं आए फेस टू फेस, फिर मैं बताऊंगा। मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता, समझ जाओ। तुमने मुझे बुला लिया सर्दी में सुबह सुबह। चलो नोट हो गया। अरे बड़ी जल्दी कर दिया आप। नो सर और उसके बाद यस सर। चलो इसी बात को ध्यान में रखकर हम एक ना स्टेटमेंट बनाते हैं। इस इनकम स्टेटमेंट का ही बोलबाला होगा दोनों पेपर में, इनफैक्ट 3 पेपर में। तो अब जितनी बातें मैंने बताई है, सबसे पहले मुझे बताइए किस से स्टार्ट करें? सेल्स वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेल्स वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। सेल्स वैल्यू कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, मेरे साथ ही लिखिएगा। और इसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट। मैं फॉर्मेट बता देता हूं,
सब हमने तैयार कर लिया है अब, और फिर उसके बाद कंक्लूड करके आज की क्लास ओवर करेंगे और मिलेंगे फिर हम ट्यूसडे को। वेरिएबल कॉस्ट, नंबर ऑफ, ओहो आज तो शाम को भी तो मिलेंगे। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू में बीसीपीयू, बीसीपी वेरिएबल कॉस्ट। हो सकता है ना भी मिलूं आज शाम को, क्योंकि कल फाउंडेशन का ना पेपर है, तो मुझे उन बच्चों को क्या कराना है, रिवीजन कराना है। वैसे तो मेरा कराता हुआ आ ही रहा हूं, फिर भी थोड़ा और करा देते हैं उनको। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, क्योंकि क्लास में तो वो पढ़े नहीं ना, नालायक हैं एक नंबर के, अब सबको चाहिए रिवीजन। तो सेल्स वैल्यू माइनस, आप लोगों को भी कराएंगे जब आपके मई के एग्जाम होंगे, ना करा सकते। सेल्स वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू में सीपीयू माइनस फिक्स कॉस्ट, माइनस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद प्रॉफिट होगा। क्या निकलेगा इसके बाद, प्रॉफिट निकल जाएगा। हाँ जी बेटे, कुछ पूछना है? हाँ तो बोलो। ये वाला, ये वाला VCPU पूछो, बेफिक्र होके पूछो, डरो मत। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। SPPU का मतलब है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सी आप, मैं वैसे लिखवाता, ये नीचे ना लिखवा देता, कोई बात नहीं, आप पूछ लिया तो अच्छी बात। मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, देखो SPPU का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इतना स्पेस नहीं था ना वहां पर, इसलिए ऐसे मैंने लिख दिया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। आप समझे नहीं, मैं पूछने के लिए ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पूछ, आपको जो थोड़ी देर पहले बताया, मैं पूछने के लिए मना नहीं कर रहा था। ब्रैकेट में आएगा, अच्छा अरे नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, यहाँ तो माइनस लिखा हुआ है। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसके बाद सीपीयू का मतलब क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिल्कुल नहीं है, हाँ कॉस्ट पर यूनिट है। इतनी बातें बता दी मैंने, सारा गलत बता रही है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कर लो नोट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। तो सेल वैल्यू क्लियर हो गया। ये सारी बातें हैं जो हम अगली क्लास में ना इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। अब आगे आगे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट कर दिया मैंने, मार्जिनल कॉस्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। अगली क्लास में पहले बेसिक बेसिक कवर कराएंगे आप। तो यहां भी आता है क्वेश्चन, दिक्कत है वहां भी आता है और यहाँ भी आता है, तो आपने वहां पढ़ लिया मेरे से, तो मुझे यहाँ भी पढ़ाना पड़ेगा। करिए, आएंगे यहाँ भी ब्रेक इवन पॉइंट, ये सारी चीजें यहाँ भी आती हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कम से कम 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सारी बातें यहाँ भी आती हैं। हाँ वही तो मैं कर रहा हूँ, ये स्टार्टिंग है। क्लियर हो गया, लॉजिकली क्लियर हो गया। ऐसे पढ़ते हैं आप, ऐसे पढ़ के तो आए होंगे आप, ऐसा तो नहीं पढ़ा, झूठ ना बोलो। खैर ये आ गया, ये ऐसे ही करना है आप, नया रजिस्टर लेना और इसमें ये चीजें नोट कर लेना, ठीक है। पढ़ाते अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ना दिक्कत आएगी, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज ही चालू हुई है, बता तो रहा हूँ। एफएम भी आज ही चालू हुआ है, कल था वैसे, पिछली क्लास में हुआ था एफएम में, कुछ निकला ही नहीं है यार। कुछ भी नहीं निकला, मैं कह तो रहा हूँ, में कुछ निकला ही नहीं है। औरों में पूछ लेना, अकाउंट्स में पूछ लेना, कुछ निकला नहीं है। एक एक हफ्ते की मुश्किल से क्लासें हुई हैं जब से बताया था, और इतना स्लो चल रहे हैं। आप लोगों का इंतजार कर रहे थे कि जैसी रिजल्ट निकलेगा उसके बाद शुरुआत होगी, तो कुछ खास निकला ही नहीं है। इनफैक्ट मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे 4 सब्जेक्ट में, सॉरी 4 में से 2 सब्जेक्ट हैं सेकंड ग्रुप में, तो मेरे में तो कुछ निकला नहीं, ये नया शुरुआत करी है, ठीक है।
और एफएम में भी। एफएम में बस एक क्लास देखनी है, फिर भी मैं 5 मिनट में शुरू में बता दूंगा, फिर चैप्टर शुरू, वो पिछली क्लास देख लें, और कुछ चाहिए नहीं मुझे। ठीक है भाई, मिलते हैं हम। दिखा दूं? अबे ये कहाँ चली गई इनकम स्टेटमेंट, तो अब तो गायब हो गई है। अभी कुछ खास निकला नहीं है, अभी अकाउंट्स वाले सर आते हैं, वो एमएसएम वाले सर आएंगे। मेरे में कुछ खास नहीं, एक्चुअली निकला ही नहीं कुछ। आज तो एमए इशू है, और क्या नाम है, एफएमबी हमने पिछली क्लास में बेसिक बताया था, और आज बेसिक को 5 मिनट में रिवाइज कराऊंगा, और फिर आगे चैप्टर शुरू करूंगा आज नया। देख लेंगे, कोई नहीं, कोई अभी मेरे को पता, उस टाइम जो मूड बनेगा वो कर देंगे शुरू।